नाम क्या है? खुशहाल सिंह। पिताजी का नाम क्या है? फादर नाम? बाकर सिंह। उम्र क्या है? उम्र हैगी 55-58 साल। गमछा उतारो, पीछे मुड़ो, हाथ ऊपर। जूता खोलिए। जाइए आप। साथ आए कितने सर, मिटाकर अपनी हर हद, और तब मिली आजादी पर खिंच गई एक सरहद। इस सरहद में रोज दाखिल होते हैं दो हिंदुस्तानी। एक है किसान जिसके खेत के 3 तरफ है पाकिस्तान, और हैं कुछ जवान जो ललकारते हैं रोज सीना तान। क्या है उनकी कहानी, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। देखिए लल्लन टॉप की नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म हद सरहद, 13 अगस्त को शाम 6 बजे सिर्फ दी लल्लन टॉप पर। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की बात है। कोरियन पेनिनसुला तब एक था। यहाँ 1938 में टाइगू नाम के शहर में 28 साल के ली ब्यांग चल ने ट्रक का धंधा शुरू किया। साथ में किराने की दुकान भी शुरू की। ली ब्यांग अपने ट्रकों से पूरे शहर में मछली, नूडल और सब्जियां बेचने लगे। धंधा बढ़ा, फला फूला और जल्द ही पूरे कोरिया में फैल गया। फिर 1950 में कोरियन युद्ध की शुरुआत हुई। ली ब्यांग ने अपना धंधा समेटा और बुसान चले गए। 1953 में कोरिया युद्ध खत्म हुआ। तब तक देश 2 हिस्सों में बंट चुका था। रूस के प्रभाव वाला कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया और अमेरिका के प्रभाव वाला दक्षिण कोरिया। स्वाभाविक था कि अमेरिका की राह पर चलने वाले दक्षिण कोरिया ने पूंजीपति व्यवस्था का रास्ता चुना, लेकिन इसका असर अपेक्षा के विपरीत हुआ। सोवियत संघ की मदद से अगले 7 सालों में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया से ज़्यादा तरक्की की। वहीं दक्षिण कोरिया अमेरिका के रहमो करम पर आश्रित था। खाने पीने के लिए भी अमेरिकी फंड के बिना काम नहीं चलता था। ऊपर से देश में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने दिक्कत पैदा कर रखी थी। फिर साल 1961 में अचानक से दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था ने एक बड़ी करवट ली। इस सब की शुरुआत हुई एक तख्ता पलट से। उस साल कोरिया की आर्मी के एक जनरल पाक चंग ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली। पाक खार खाए बैठे थे कि अमेरिकी फौज जो दक्षिण कोरिया में तैनात थी उसके सैनिक मजे काट रहे थे, जबकि आम कोरियाई नागरिकों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं थी। पार्क ने सत्ता संभालते ही देश के अमीरों को निशाने पर लिया, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि यही लोग देश की तरक्की का इंजन साबित हो सकते हैं। इन्हीं लोगों में से एक थे ली ब्यांग। सरकार ने ली ब्यांग समेत तमाम उद्योगपतियों का खूब समर्थन किया। पैसे के अलावा पॉलिसी के स्तर पर भी मदद दी गई। उसी समय ली ब्यांग इलेक्ट्रॉनिक्स के धंधे में उतर रहे थे। सरकार ने उनकी मदद के लिए पॉलिसी बनाई कि देश में कोई विदेशी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती, ताकि कोरियाई कंपनियों को कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। आने वाले सालों में ली ब्यांग ने शिप बिल्डिंग, पेट्रोकेमिकल और एयरक्राफ्ट इंजन समेत तमाम तरह के उद्योग खोले और जल्द ही वो दक्षिण कोरिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। उनकी कंपनी देश विदेश में फैली और दुनिया में दक्षिण कोरिया का दूसरा पर्याय बन गई। इस कंपनी का नाम है सैमसंग। दक्षिण कोरिया में सैमसंग अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम है। दक्षिण कोरिया की जीडीपी का 20% इस एक कंपनी से आता है। आज हम इनकी कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? दरअसल इन्हीं ली ब्यांग के पोते और सैमसंग ग्रुप के चेयरमैन ली जे योंग आजकल कोरिया में मुख्य खबर बने हुए हैं। सरकार ने उन्हें माफ़ी दे दी है, लेकिन किस मामले में? ली जे योंग पर 54 करोड़ रुपए घूस देने का आरोप था। सजा भी हुई, फिर जेल से बाहर आए, फिर दोबारा कंपनी के कामकाज में अनियमितता बरतने का आरोप लगा, फिर से जेल गए
फिर पैरोल पर बाहर आए और अब सरकार ने पूरी तरह से माफ़ी दे दी है। सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने ऐसा किया क्यों? सरकार का कहना है कि ऐसा ना हुआ तो दक्षिण कोरिया बर्बाद हो जाएगा। आज से 5 साल पहले इन्हीं ली जे योंग की गिरफ्तारी के लिए जनता सड़कों पर थी। आज वही जनता कह रही है हाँ, ली जे योंग को वापस लाना ही होगा। आज दुनियादारी में चर्चा करेंगे क्या है दक्षिण कोरिया के इतिहास के सबसे बड़े स्कैंडल की कहानी, क्या है वो मजबूरी जिसके चलते एक इंसान जिस पर जुर्म साबित हुआ, जेल हुई, जिसके चलते दक्षिण कोरिया की सरकार गिर गई, राष्ट्रपति को जेल जाना पड़ा, उसे सरकार माफ कर दे रही है। और इस माफी का चीन से क्या कनेक्शन है, जानेंगे पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले एक काम की जानकारी। दक्षिण कोरिया के पॉप कल्चर की पूरी दुनिया दीवानी क्यों हुई जा रही है? कोरिया और भारत का पुराना रिश्ता क्या है? क्यों हैं कोरियन मूवीज इतनी पॉपुलर? इन सवालों में रुचि रखते हैं तो आपको एक किताब के बारे में हम बता देते हैं। हलायू द कोरियन वेव नाम की इस ऑडियो बुक को आप कुकू FM ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही एक ऑफर भी है, कुकू FM का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले 500 लोगों को 50% की छूट मिलेगी। इसके लिए आपको एक कोड डालना होगा LT50 का। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। साल 2014 दक्षिण कोरिया की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया चल रही थी। दाखिले की लाइन में खड़ी एक लड़की गोल्ड मेडल लेकर पहुंची थी। लड़की ने इंटरव्यू में बताया कि ये गोल्ड उसने 2014 एशियन गेम्स में जीता था। ऐसा करना नियमों के खिलाफ था। मेडल को एडमिशन में फैक्टर नहीं बनाया जा सकता था। बहरहाल चुंग योराना नाम की इस लड़की का एडमिशन हो गया। थोड़ा हो हल्ला जरूर हुआ, लेकिन फिर से बात आई गई हो गई। चुंग योरा ने कॉलेज शुरू किया और लगातार 3 सेमेस्टर टॉप करती चली गई। खास बात ये कि चुंग योरा ने कभी कोई क्लास अटेंड नहीं की, किसी ने उसे कभी एग्जाम देते हुए भी नहीं देखा। धीरे धीरे ये बात छात्रों के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गई। कैंपस में प्रदर्शन हुए, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पर आरोप लगा वो चुंग योरा का फेवर कर रहे हैं, उनसे इस्तीफा मांगा गया। खबर लोकल अखबारों तक पहुंची। पत्रकारों ने पहला सवाल यही पूछा कि आखिर चुंग योरा है कौन? जैसे ही इसका जवाब मिला, सारी कहानी साफ हो गई। चुंग योरा की मां का नाम था चोई सुनसिल और चोई सुनसिल दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क ग्यूनहाई की खास दोस्त हैं। चूंकि राष्ट्रपति का नाम आया था, इसलिए खबर बड़ी होती चली गई। एक कोरियन न्यूज चैनल के हाथ चोई सुनसिल का एक टैबलेट लगा। इस टैबलेट में क्या था? टैबलेट में राष्ट्रपति पार्क के पुराने भाषण थे, जिनमें कई जगह मार्क किया हुआ था। जाहिर था कि राष्ट्रपति पार्क के भाषण न केवल चोई से होकर गुजरते थे, बल्कि वो इन भाषणों को एडिट भी किया करती थी। इसके अलावा टैबलेट में राष्ट्रपति के कैबिनेट मीटिंग की जानकारी, उनके सलाहकारों की नियुक्ति समेत कई जानकारियां थीं। इस खबर ने दक्षिण कोरिया की पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। चोई सरकारी पदाधिकारी नहीं थी, इसके बावजूद उनके पास नॉर्थ कोरिया के साथ हुई कई गोपनीय मीटिंग्स जैसे संवेदनशील मुद्दों की जानकारी थी। चोई पर यह भी इल्जाम लगा कि पार्क के निर्णयों और उनके सार्वजनिक बयानों पर भी चोई का प्रभाव था और इस पूरी कहानी के तार लाखों करोड़ों के घोटाले से जुड़े थे। यहाँ पर 2 सवाल आते हैं। राष्ट्रपति पार्क के ऊपर चोई का इतना प्रभाव क्यों था? और दूसरा सवाल कि इस पूरी कहानी से सैमसंग का क्या लेना देना है? पहले सवाल का जवाब समझिए। इस सब की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1974 से। उस दिन साउथ कोरिया में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। पार्क ग्यूनहाई की मां युक युंग सू की हत्या कर दी गई थी। पार्क ग्यूनहाई के पिता पार्क chung hee साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे। मां की मौत से 22 साल की पार्क एकदम अकेली हो गई थी। पिता के ऊपर जिम्मेदारियां थीं, वो पार्क पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में पार्क को एक चिट्ठी मिली, चिट्ठी जो दावा करती थी कि पार्क अपनी मरी हुई मां से मिल सकती है। इस चिट्ठी को लिखने वाले का नाम था चोई ताई मिन, जो एक तांत्रिक और एक कल्ट लीडर था। उसने दावा किया कि पार्क की मां उसके सपने में आती है। पार्क उसके चंगुल में फंस गई। चोई ताई मिन पार्क का आध्यात्मिक सलाहकार बन गया। 1994 में चोई ताई मिन की मौत हो गई। इसके बाद उसकी जगह उसकी बेटी चोई सुनसिल ने ले ली। 2013 में पार्क दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति बनी। इसका सबसे बड़ा फायदा मिला चोई सुनसिल को। उसने राष्ट्रपति के नाम पर अपनी बेटी को आगे बढ़ाया और खूब पैसा भी कमाया। अब समझिए इस सब में सैमसंग की एंट्री कैसे हुई। सैमसंग
LG, Hyundai जैसी कंपनियों के लिए दक्षिण कोरिया में एक नाम चलता है, चेबोल। इस शब्द का मतलब है कंपनियों का एक ऐसा समूह जिन पर एक परिवार का कंट्रोल हो। ये कंपनियां दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखती हैं। चेबोल के अलावा इनके लिए दक्षिण कोरिया के लोग एक और नाम यूज करते हैं, ऑक्टोपस। ये नाम इसलिए क्योंकि इन कंपनियों की पहुंच सरकार के सभी उच्च पदों तक होती है। इन्हीं के हिसाब से पॉलिसी बनती है और सरकार से भरपूर मदद मिलती है। साल 2013 ली कुन ही सैमसंग के मालिक थे। 2014 में उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई और बागडोर आ गई उनके बेटे ली जे योंग के हाथ में। ली जे योंग के दौर में ही सैमसंग ग्रुप की दो कंपनियों के बीच मर्जर की बात चल रही थी, लेकिन इसके लिए एक सरकारी फंड की बैंकिंग की जरूरत थी। इस फंड का नाम था नेशनल पेंशन फंड, जो दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का फंड था। 15 सितंबर 2014 में सैमसंग के मालिक ली जे योंग और राष्ट्रपति पार्क के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पार्क ने जे योंग से सरकारी मदद के बदले एक मांग रखी। मांग थी कुछ घोड़ों की। अब याद कीजिए उस मेडल की जो एडमिशन के वक्त चुंग योरा ने दिखाया था। ये मेडल उन्हें मिला था एशियन गेम्स में और खेल का नाम था घुड़सवारी। इससे आप समझ सकते हैं कि घोड़ों की ये मांग किसके लिए की गई थी, और ये कोई आम घोड़े नहीं थे। इन 3 घोड़ों की कुल कीमत 32 करोड़ रुपए के बराबर थी। इसके अलावा भी ली जे योंग ने 2 कंपनियों को करोड़ों की रकम दी थी। बाद में पता चला ये दोनों कंपनियां राष्ट्रपति पार्क की दोस्त चोई सुनसिल के नाम पर थी। घोटाले की पूरी कहानी बाहर आते ही जनता सड़कों पर आ गई। 2016 में 10 लाख लोगों ने सियोल के गमवागवामुन चौराहे पर प्रदर्शन किया। ये लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग का मुकदमा चलाने और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसके बाद दिसंबर 2016 में उन पर महाभियोग लगाया गया। 10 मार्च 2017 को उन्हें राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया। उनकी दोस्त चोई जर्मनी भाग गई, बाद में लौटी तो उन्हें 20 साल की सजा हुई। लेकिन बात सिर्फ चोई और राष्ट्रपति तक सीमित नहीं थी। जनता की मांग थी कि ली जे योंग, जिन्हें क्राउन प्रिंस ऑफ सैमसंग बोला जाने लगा था, उन्हें भी जेल में डाला जाए। ली जे योंग पर भी मुकदमा चला। 2017 में उन्हें इस मामले में 5 साल की सजा हुई, लेकिन जल्द ही वो जेल से बाहर आ गए। इसके बाद उन पर दोबारा मुकदमा चलाया गया और दोबारा उन्हें जेल में डाल दिया गया। पार्क के बाद राष्ट्रपति बने मून जेन ने कहा कि वो चेबोल्स कंपनियों और सरकार का नाजायज गठजोड़ तोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जल्द ही इस प्रतिबद्धता की असलियत सामने आ गई। 2021 में चुनाव से ऐन पहले ली जे योंग को पैरोल पर छोड़ दिया गया। लोगों के विरोध के बावजूद सरकार ने तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए जरूरी है कि जे योंग सैमसंग की जिम्मेदारी संभालें। हालांकि कानूनन जे योंग सैमसंग के चेयरमैन नहीं बन सकते थे। फिर इसी साल मई में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिण कोरिया का दौरा किया, तब उन्होंने ली जे योंग से मुलाकात की। इसके बाद लगने लगा था जे योंग को पूर्ण माफी मिल सकती है। फिर आज इस बात की पुष्टि भी हो गई। सरकार ने प्रेसिडेंशियल पार्डन के माध्यम से जे योंग की सजा माफ कर दी। अब इस निर्णय के पीछे की वजह समझिए। कोविड महामारी के बाद दुनिया भर की सप्लाई चेन्स पर असर पड़ा है। इसके चलते सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, जिसका खासा असर पड़ा है सैमसंग जैसी कंपनियों पर। सैमसंग की दिक्कत का मतलब है दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था की दिक्कत। इसी समय अमेरिका में भी सेमीकंडक्टर चिप्स की किल्लत हुई। इस बीच उन्हें एहसास भी हुआ कि चीन अगर किसी दिन चाहे तो चिप्स की सप्लाई को पूरी तरह रोक सकता है, क्योंकि दुनिया की आधे से ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई ताइवान से होती है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को भारी दिक्कत हो जाएगी। इसी के चलते अमेरिकी संसद ने कुछ दिन पहले ही चिप्स एक्ट पास किया, जिसके तहत अमेरिका देश में सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। इस प्लान में सबसे बड़ा साझेदार है सैमसंग। सैमसंग अगले 20 सालों में अमेरिका में 11 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाला है। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स काफी समय से दक्षिण कोरियाई सरकार पर ली जे योंग की रिहाई के लिए प्रेशर डाल रहा था, और इसी समीकरण के चलते जे योंग की रिहाई हुई। जनता जो ली जे चोंग की गिरफ्तारी के लिए कुछ साल पहले सड़कों पर उतर आई थी, उसका क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। एक रीसेंट पोल के अनुसार दक्षिण कोरिया की 70% जनता रिहाई के पक्ष में है, और जानकारों के अनुसार इसकी बड़ी वजह है कोविड से उपजी अनिश्चितता और डर। दक्षिण कोरिया की जनता में सालों से मान्यता रही है कि सैमसंग उनके देश की पहचान है। ऐसे में ये मानना दूर की कौड़ी नहीं कि अगर सैमसंग बेहतर करेगी तो देश बेहतर करेगा। बड़ी खबर को यहीं पर विराम देते हुए चलते हैं सुर्खियों की तरफ। आज की पहली सुर्खी है लेबनान से। यहाँ गुरुवार को एक आदमी बैंक में घुसा और लोगों को बंधक बना लिया। 42 साल के बासम अल शेख हुसैन एक फूड डिलीवरी ड्राइवर हैं। गुरुवार को राजधानी बेरूत स्थित फेडरल बैंक में घुसे। बैंक खचाखच भरा हुआ था। हुसैन ने अपने पास एक शॉटगन दिखाते हुए 6 बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया। साथ ही उनके पास एक पेट्रोल का कनिस्टर था और वो धमकी दे रहे थे कि कोई पास आया तो खुद को आग लगा देंगे।
6 घंटों तक चले नेगोशिएशन के बाद पुलिस बंधकों को छुड़ाने में कामयाब हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हुसैन को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। पहले जानिए कि हुसैन की मांग क्या थी। जाहिर है पैसा, लेकिन हुसैन किसी और का नहीं बल्कि अपना ही पैसा मांग रहे थे जो बैंक में जमा था। रिपोर्ट्स के अनुसार हुसैन के $2 लाख बैंक में जमा थे और वो उन्हीं को देने की मांग कर रहे थे। और ये कहानी सिर्फ हुसैन की नहीं है। लेबनान के नागरिक पिछले 2 सालों से अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? लंबे समय से लेबनान आर्थिक बर्बादी की कगार पर है, उस पर भारी कर्ज है और IMF से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। इसी के चलते साल 2019 से लेबनान में बैंकों ने डॉलर की निकासी पर लिमिट लगा रखी है, जिसके चलते नागरिक अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। पैसा निकालना है तो उसे लेबनान की करेंसी लीरा में लेना होगा, लेकिन लीरा पिछले 3 साल में डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे जा चुका है। ऐसे में अगर आप डॉलर के बदले लीरा लेंगे तो आपको अपनी रकम का सिर्फ 30% मूल्य मिलेगा। इस नियम के चलते जनता में भारी गुस्सा है। हुसैन की ही तरह चंद महीने पहले भी ऐसी खबर आई थी। इसी साल जनवरी में एक 37 साल के कॉफ़ी शॉप मालिक बैंक में घुसे और बैंक के लोगों को बंधक बना लिया। तब जाकर उन्हें अपने ही अकाउंट से $50,000 निकालने दिए गए। आज की दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर हुई छापेमारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 9 अगस्त को हुई छापेमारी कुछ सीक्रेट दस्तावेजों की तलाशी के सिलसिले में की गई थी। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर वेपन से जुड़े कुछ दस्तावेज अपने साथ लेकर फ्लोरिडा आ गए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित मार-आ-लागो में हुई छापेमारी में 12 बॉक्स भरकर दस्तावेज बरामद किए गए, लेकिन इनमें न्यूक्लियर हथियारों से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए या नहीं, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई। ये भी साफ नहीं हो पाया है कि 12 बॉक्स में किस तरह के दस्तावेज हैं। वहीं ट्रंप के प्रवक्ता, न्याय विभाग और FBI ने मामले पर किसी भी तरह के कमेंट करने से इनकार किया है। तो दोस्तों, आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।